कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। पंखुड़ी तंस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तंस जी आपको यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे थोड़ा नाराज़ हूँ क्योंकि आप तो मेरा हाल चाल जानने भी नहीं आए। तंस हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। उसने हल्की सी अपनी नज़रें टेढ़ी कर प्रांस की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अभी से गुस्सा झलकने लगा था। वो भी मुस्कुराया और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी पंखु भाभी, लेकिन सही बताऊं पहले 2-3 दिन तो मैं हॉस्पिटल में ही था जब आपका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैं अपने काम में थोड़ा बिजी हो गया। आप तो जानती हैं ना, मेरी कंपनी का इनॉग्रेशन होने वाला है। बस मैं उस सिलसिले में बिजी था, पर अब मैं आज का दिन आपके लिए फ्री रहने वाला हूँ। आप बताइए, कहीं घूमने चलेंगे क्या? ये बोलते हुए उसने अपनी आई विंग की तो पंखुड़ी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, अगर आप मुझे घुमाने लेकर चलेंगे तो मैं ज़रूर चलूँगी। वैसे भी घर पर रहकर बोर हो गई हूँ मैं, जब से हॉस्पिटल से आई हूँ तब से बस दाल खिचड़ी खा रही हूँ। जैसे ही उसने कहा, सृष्टि, नताशा और रागिनी तीनों की आंखें उस पर गहरी हो गई। मेरा मतलब है ज़्यादातर दाल खिचड़ी ही खा रही हूँ ना, आज पिज्ज़ा खाने चलें क्या? तंस ने हल्का सा अपना चेहरा उसके सामने झुकाया और बोला, आप कहें और मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोपहर के टाइम पिज्ज़ा खाने चलेंगे। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गया। फ्रांस का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। तंस उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे आप भी चलेंगे क्या हमारे साथ बड़े भैया? आई नो वीकडेज में आपको आपके ऑफिस जाना होता है, बहुत काम होता है, लेकिन अगर मेरी और पंखू भाभी की पिज्ज़ा डेट में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। फ्रांस गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे फालतू की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पंखुड़ी भी मुंह बनाकर बोली, हाँ, बस इधर उधर की वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, और वो भी रोमांटिक नहीं। एक इंसान को 10-10 बार मारो तो भी नहीं मरता। उनकी लड़ाई देखकर सबको हंसी आ रही थी। फ्रांस तुरंत बोला, वो 10 बार मारने से नहीं मरते, लेकिन किसी को 10 बार समझाने से भी कोई बात समझ में नहीं आती, और अगर किसी को इतनी बार कुछ समझाने से भी समझ में ना आए तो भाड़ में जाए वो, मुझे किसी को कुछ समझाना भी नहीं है। ये बोलकर वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। पंखुड़ी भी उससे गहरी गहरी नज़रों से देख रही थी। तभी प्रलय भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और तंस के साथ बात करने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और आश्रय और पंक्ति अंदर आए। सबकी नज़रें तुरंत उन दोनों पर गई। पंक्ति का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। सृष्टि उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? पंक्ति ने एक नज़र आश्रय की तरफ देखा और फिर अपनी कलाई अपने पल्लू के पीछे छुपा ली। वहां पर कैनुला लगा हुआ था। आश्रय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है मॉम, जब से मेरी शादी हुई है तब से आपको मेरी तो कोई फिक्र ही है नहीं। मैं भी पंक्ति के साथ ही घर लौटा हूँ, लेकिन नहीं, मेरी तरफ तो आपने देखा भी नहीं। आपकी नज़र भी पंक्ति पर और आपकी फिक्र भी बस पंक्ति की। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बोलते हुए अब उसकी आवाज़ थोड़ी और ज़्यादा गहरी हो गई थी और वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला गया। सृष्टि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आश्रय के कदमों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी। सृष्टि ने अब पंक्ति की तरफ देखा और बोली, कोई बात हुई है क्या? पंक्ति ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं, कोई बात नहीं हुई है सासू माँ। आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, शायद इनका मूड थोड़ा ऑफ है। आप सब लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं अपने रूम में चलती हूँ, थोड़ी देर बाद रेडी होकर आती हूँ। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और पंक्ति तुरंत अंदर की तरफ चली गई। पंक्ति जैसे ही अपने रूम में आई, उसकी नज़र आश्रय पर गई, जो क्लोजेट से अपने कपड़े निकाल रहा था। वो उसके पास आकर खड़ी हुई और बोली, आप सासू माँ से ऐसे क्यों बात करके आए आश्रय जी? उन्हें मेरी फिक्र थी तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आपकी फिक्र। उसकी बात बुरी होती उससे पहले ही आश्रय गुस्से से बोला, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे मेरी मॉम से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं? अपनी औकात में रहो पंक्ति जिंदर, कहीं ऐसा ना हो औकात से बाहर होने की वजह से इस घर से बाहर हो जाओ।
पंक्ति हैरानी से आश्रय की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर डर भी झलक रहा था और आश्रय की बात पर वो हैरान भी हो रही थी, क्योंकि आश्रय उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा था। वो तुरंत बोली, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है आश्रय जी कि सासू माँ मेरी फिक्र करती हैं तो डोंट वरी, मैं उनसे कह दूंगी कि वो मेरी फिक्र। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय व्यंग से बोला, हाँ हाँ जाकर कहो ना, इनफैक्ट इंतज़ार किसका कर रही हो? अभी जाओ और जाकर कहो कि मुझे जलन होती है जब वो तुम्हारी फिक्र करती हैं, ताकि उनके सामने मेरी इमेज की और भी ज़्यादा धज्जियाँ उड़े, उन्हें लगे कि उनका बेटा पागल हो गया है। जाओ जाकर उनसे मेरी शिकायतें करो, उन्हें मेरे खिलाफ भड़काओ। सिर्फ एक यही काम तो है जो तुम अच्छे से कर लेती हो। पंक्ति उसकी बात सुनकर एकदम से चुप हो गई। आश्रय उसके पास आया और बोला, क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी कर सकती हो? पंक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओह तो अब मोहतरमा को चाहिए कि मैं उनसे प्यार से बात करूं तो ठीक है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज़ है। पंक्ति ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आश्रय अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपने काम से काम रखने दो। इस रूम में तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे। ना तुम मुझे परेशान करो और ना ही मैं तुम्हें कुछ कहूँगा। ना तुम्हें मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और ना मुझे तुम्हारा ये रोना धोना। पंक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके सामने खड़ी रही और आश्रय एक गहरी सांस लेकर अपने कपड़े क्लोजेट से लेते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। पंक्ति क्लोजेट से लग गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उसने हिम्मत की हुई थी कि वो आश्रय की जितनी नफरत बर्दाश्त करनी पड़ेगी करेगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत भी टूटने लगी थी। कुछ देर बाद आश्रय वॉशरूम से बाहर निकला। आते ही उसकी नज़रें पंक्ति पर गई, जो रूम में फैला हुआ सामान समेट रही थी। जिस दिन वो ग्रोवर मेंशन गए थे उस दिन वो दोनों जल्दबाजी में निकले थे, इसलिए रूम थोड़ा बहुत फैला हुआ था, क्योंकि सर्वेंट को भी तब तक इजाज़त नहीं थी रूम क्लीन करने की जब तक रूम में पंक्ति या आश्रय ना हो। आश्रय ने अगले ही पल उस पर से अपनी नज़रें हटाई और जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो गया। इस वक्त उसने अपनी कमर पर टॉवेल लपेटा हुआ था। जब भी आश्रय वॉशरूम से बाहर निकलता तो पंक्ति की नज़रें खुद ब खुद उस पर आकर ठहर जाती थी। वो आश्रय को इस तरह से देखकर उस पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाती थी, लेकिन अब उसकी नज़रें आश्रय पर नहीं थी। आश्रय वॉशरूम जाने से पहले उसे जो कुछ सुना कर गया था, उसके बाद पंक्ति ने सोच लिया था कि वो आश्रय की बात मानेगी और ना उसकी तरफ देखेगी, ना उससे कोई बात करेगी और ना ही उसके रास्ते में आएगी। वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, बस इस रूम में इस तरह से रहेगी जैसे उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पंक्ति ने आश्रय की तरफ नहीं देखा तो अब आश्रय को थोड़ा सा फर्क पड़ा। इतना हॉट आदमी अगर किसी लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाए और फिर भी उस लड़की की नज़र उस पर ना जाए तो ऑब्वियस सी बात है उस आदमी को फ़र्क तो पड़ेगा। वो कुछ पल यूं ही ड्रेसिंग के सामने खड़ा रहा। कभी खुद को लेफ्ट साइड से देखता तो कभी राइट साइड से। तकरीबन 4-5 मिनट बीत गए थे, लेकिन पंक्ति ने उसकी तरफ नज़रें उठाई ही नहीं, बल्कि साइड में रखा हुआ लॉन्ड्री बैग उठाकर बाहर की तरफ चली गई। उसने वो बैग दरवाजे से बाहर रखा और फिर वापस अंदर आकर अब बिस्तर समेटने लगी। आश्रय आईने में खुद को देख रहा था और उसकी नज़रें खुद से ज़्यादा पंक्ति पर थी। उसने सामने ड्रेसिंग पर रखा हुआ परफ्यूम उठाया और उसे खुद पर स्प्रे करने लगा, लेकिन फिर भी पंक्ति ने उसकी तरफ नहीं देखा तो वो बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने वो परफ्यूम लगभग से पटकते हुए वापस ड्रेसिंग पर रखा और अपने कपड़े बदलने लगा। पंक्ति ने भी क्लोजेट से अपने कपड़े निकाले और उन्हें लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद आश्रय मुँह बनाते हुए बोला, इसे क्या लगता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुझे देखे? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इसकी नज़र खुद पर बर्दाश्त भी नहीं है। अच्छी बात है इसने मुझे नहीं देखा, वरना मैं इसकी आंखें फोड़ देता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ नज़र आ रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद पंक्ति वॉशरूम से बाहर निकली। इस वक्त उसने येलो कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी। हालांकि वॉशरूम के अंदर साड़ी पहनना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था, उसे साड़ी संभालनी नहीं आती थी,
लेकिन आश्रय रूम में था, इसलिए उसने वॉशरूम के अंदर ही साड़ी पहन ली थी और अब वो बाहर की तरफ आई। उसे ड्रेसिंग के सामने जाना था, लेकिन वहाँ पर आश्रय खड़ा था, तो वो चुपचाप बालकनी में जाकर अपने गीले बाल सुखाने लगी। पंक्ति ने तो एक बार भी नज़र उठाकर आश्रय की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जब वो खुद वॉशरूम से बाहर निकली और जिस तरह से अपनी साड़ी को संभालते हुए वो बालकनी की तरफ आई और फिर वहाँ टॉवेल से अपने बालों को झटक रही थी और नीचे की तरफ झुकते हुए उसकी जो कमर बाहर की तरफ झांक रही थी, उसे देखते हुए आश्रय का दिल जरूर दौड़ों से धड़कने लगा था। उसकी नज़रें पंक्ति पर ही ठहरी हुई थी। तभी उसे अपने कान के पास पंक्ति की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ अपने कान के इतने पास महसूस कर आश्रय होश में लौटा। वो बालकनी की तरफ देखने लगा जहाँ पर वो पंक्ति को देख रहा था, लेकिन अब वहाँ पर पंक्ति नहीं थी, क्योंकि पंक्ति तो बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। वो अपनी नज़रें झुकाए हुए बोली, माफ़ कर दीजिए आश्रय जी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती थी। आपने कहा था कि मैं अपने काम से काम रखूं, लेकिन मुझे रेडी होना है। अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो सासू माँ सवाल करेंगी, इसलिए मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। ये बोलते हुए भी उसने जब अपनी नज़रें उठाकर आश्रय की तरफ नहीं देखा, तो आश्रय बोला, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं रेडी हो चुका हूँ, तुम्हें जो करना है करो। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गया और बेड पर बैठकर अपने शूज पहनने लगा। पंक्ति ने अभी भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था, जबकि आश्रय अगर कुछ कहता था तो वो पागलों की तरह उसे देखती थी, बस एक टक देखते ही रहती थी। और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उसके चेहरे पर है ही नहीं। उसने आईने में खुद को देखते हुए अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाया, अपनी मांग में सिंदूर भरा और फिर माथे पर एक छोटी सी बिंदी और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर अपने गीले बालों को कल्चर से बांध लिया। इतना सब कुछ करने में उसे 5 मिनट भी नहीं लगे थे और 5 मिनट बाद वो ड्रेसिंग से हटी और फिर पीछे की तरफ हटते हुए ही बोली, अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं आश्रय जी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और अभी भी जब उसने आश्रय की तरफ नहीं देखा तो आश्रय पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। वो गुस्से से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तब तक पंक्ति रूम से जा चुकी थी। आश्रय गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, काला जादू जानती है ये, मैंने खुद ही से कहा था कि ये अपने काम से काम रखे, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे बुलाए ना, लेकिन अब ये जब एग्जैक्टली वही कर रही है तो मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी चिढ़ मच रही है। पक्का इसने कोई ना कोई तो मंत्र फूका होगा मुझ पर। यह बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से अभी अभी पंक्ति निकलकर बाहर की तरफ गई थी। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति बाहर पहुंची तो सब लोग ब्रेकफास्ट करके वहाँ से इधर उधर हो चुके थे, लेकिन कोई भी अपने रूम में नहीं गया था, जबकि प्रांस को आज ऑफिस जाना था। लेकिन फिर भी वो अभी तक ऑफिस के लिए नहीं निकला था। वो वहीं सोफे पर बैठा था और अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। अचानक उसकी नज़रें पंक्ति पर गई तो उसकी आईब्रो हल्के से ऊपर की तरफ उठ गई। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, पंक्ति। जैसे ही पंक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। आश्रय तो फिर भी छोटा था, प्रांश उससे बड़ा था, तो उसके गुस्से का लेवल भी उससे ज़्यादा बड़ा था। और जब गुस्से का लेवल बढ़ा था तो पंक्ति के डर का लेवल भी तो बढ़ना ही था। वो हैरानी से प्रांस की तरफ देख रही थी। पंखुड़ी जो वहीं साइड वाले सोफे पर तंज के साथ बैठी लूडो खेल रही थी, उसकी नज़रें भी तुरंत पंक्ति की तरफ उठ गई। प्रांस अपनी जगह से उठा और पंक्ति के पास आकर बोला, तुम ऐसे डर क्यों गई? पंक्ति धीमे से बोली, वो मैं। प्रांस मुस्कुराते हुए बोला, खैर ये सब छोड़ो, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। कुछ पूछना था, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? उसकी बात सुनकर पंक्ति ने तुरंत अपने आसपास देखा और फिर अपनी कलाई पर जोर से चिकोटी काटी, तो अगले ही पल वो खुद जोरों से चिल्लाई। प्रांस हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो तो अपनी वाली को नमूना समझता था, आश्रय वाली तो उससे भी ज़्यादा बड़ी नमूने थी। पंक्ति प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, क्या ये सब कुछ सच है? प्रांस ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, लग तो मुझे सच ही रहा है, इतना हैरान होने की बात नहीं है। एक्चुअली मुझे किसी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मॉम और बाकी सब अपने अपने काम में बिजी हैं, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी?
मेरी हेल्प भी हो जाएगी और तुम भी अगर अपने लिए कुछ शॉपिंग करना चाहो तो कर सकती हो। पंक्ति कुछ वक्त तो बोल ही नहीं पाई। उसके शब्द उसके गले से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। डर की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी और उसके पीछे खड़ा आश्रय अजीब सी नज़रों से प्रांस को देख रहा था। पंक्ति डर की वजह से ना तो बोल ही नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, अगर आप मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं आऊँगी। मैं ज़रूर आऊँगी। आप मुझे बता देना कब जाना है, मैं तैयार रहूँगी। प्रांस मुस्कुराया और बोला, वेरी गुड। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में तुम्हें पिक करने आऊँगा। ये बोलकर उसने पंक्ति के गाल पर अपना हाथ रखकर उसका गाल हल्का सा थपथपाया और फिर वहाँ से चला गया तो पंक्ति ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा। प्रांस तो वहाँ से सीधा बाहर की तरफ चला गया था, लेकिन बाकी सबकी हैरानी भरी नज़रें उसे जाते हुए देख रही थी। पंखुड़ी ने मुंह बनाया हुआ था और गुस्से से पंक्ति की तरफ देख रही थी। पंक्ति ने भी अब उसकी तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई शेरनी बैठी है जो उसे कच्चा चबा जाएगी। वो तुरंत दूसरी तरफ खड़ी सृष्टि की तरफ बढ़ गई और जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। पंखुड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जिसका मतलब साफ था कि वो अपना गुस्सा अपने अंदर दबा रही है, लेकिन कब तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आश्रय अब आगे आया और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सृष्टि ने पंक्ति की तरफ देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों आकर खड़ी हो गई? डाइनिंग टेबल पर बैठो, तुम्हें भी तो ब्रेकफास्ट करना होगा। पंक्ति डरते हुए बोली, मन नहीं है सासू माँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं खाना। आश्रय तुरंत बोला, अब तुम्हें यहाँ क्यों खाना खाना होगा? अब तो तुम जब शॉपिंग पर जाओगी तो बाहर जाकर खाओगी ना, अब तुम्हें भूख क्यों लगेगी? पंक्ति ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और उसे नज़रें हटाते हुए देख आश्रय ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। सृष्टि तो समझ नहीं पा रही थी आखिर उसके घर में हो क्या रहा है। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा पेट कैसे भरा है? अभी कुछ वक्त पहले तो तुम फार्म हाउस से आई हो, वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था क्या? पंक्ति ने अपना चेहरा ना में हिलाया। सृष्टि झट से बोली, तो फिर चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट करो। तभी पंखुड़ी अपनी लूडो की गेम छोड़कर वहाँ पर आई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए सासू माँ, पंक्ति को ब्रेकफास्ट मैं करवा देती हूँ। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आई और जिस तरह से वो आगे आई वो गुस्से से ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आश्रय भी तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाभी कितने दिन हो गए आपने मुझे कुछ नहीं खिलाया, आप मुझे अपने हाथों से खिलाइए ना। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर उसके पास आई और बोली, क्यों नहीं देवर जी। ये बोलकर उसके साथ वाली चेयर पर बैठी और आश्रय को खाना खिलाने लगी, वो भी अपने हाथों से। लेकिन उसकी गुस्से से भरी गहरी नजरें पंक्ति पर ही थी और पंक्ति को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से कुएं या खाई में जाए। अगर सृष्टि उसका हालचाल पूछ ले तो आश्रय चिढ़ जाता है। प्रांस ने उससे बात कर ली तो पंखुड़ी चिढ़ गई। अगर वो प्रांस को मना कर देती तो प्रांस का गुस्सा उस पर फूट सकता था और अगर उसने प्रांस को हाँ कर दी तो अब पंखुड़ी का गुस्सा उस पर फूट रहा था। वो डाइनिंग टेबल कम और जंग का अखाड़ा ज़्यादा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिंदल मेंशन डाइनिंग टेबल पर रीवा, मिसेस जिंदल और तनिष्क बैठे थे और साथ ही परीक्षा खड़े थी। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। मिसेस जिंदल के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, क्योंकि जब परीक्षा खाना बनाकर फ्रेश होने अपने रूम में गई थी तो उन्होंने पीछे से उसकी बनाई हुई खीर में बहुत सारा नमक डाल दिया था और अब वही खीर परीक्षा सबको सर्व कर रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त लंबी सी मुस्कुराहट थी। उसने तीनों को खीर सर्व की और फिर तनिष्क की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, टेस्ट कीजिए। मिसेस जिंदल के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, क्योंकि उन्होंने उस खीर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तनिष्क मुस्कुराते हुए बोला, ये खीर देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है परीक्षा। आई नो तुम्हें ज़्यादा कुकिंग नहीं आती, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि ये खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी होगी। परीक्षा मुस्कुराते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही मिसेस जिंदल बोली, अब तुम इसकी तारीफ ही करते रहोगे या फिर ये खीर टेस्ट भी करके देखोगे? कहीं ऐसा ना हो कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत हो जाए। कई बार जो चीज़ दिखने में बहुत अच्छी होती है ना, वो असल में उतनी अच्छी होती नहीं। उनकी बात सुनकर रीवा उन्हें गहरी नज़रों से देखने लगी थी। इतना तो वो अपनी मॉम को जानती थी कि ज़रूर इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। तनिष्क तुरंत बोला,
ऐसा नहीं है मॉम, परीक्षा ने ये खीर सच में बहुत अच्छी बनाई होगी। अगर आपको कोई शक है तो आप टेस्ट करके देख सकती हैं। मिसेस जिंदल ने तुरंत उस खीर के भरे हुए कटोरे को अपने से दूर सरकाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम इस खीर को टेस्ट नहीं करते तब तक तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि इस लड़की को कुकिंग आती होगी। तनिष्क हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। उसे उनका परीक्षा से इस तरह बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल बात को आगे ना बढ़ाते हुए उसने खीर को टेस्ट किया और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। मिसेस जिंदल की नज़रें उस पर ही टिकी थी। वो तुरंत बोली, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तनिष्क मुस्कुराते हुए बोला, मुस्कुराने की ही तो बात है ना मॉम, परीक्षा ने इतना ज़्यादा टेस्टी खीर बनाई है। अब मैं मुस्कुराऊँ नहीं तो और क्या करूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा परीक्षा, ये चीज़ सच में तुमने बनाई है। सीरियसली इट्स अमेजिंग। ये बोलते हुए उसने दूसरा चम्मच भी खीर से भरा हुआ और अपने मुंह में डाल लिया। परीक्षा के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। मिसेस जिंदल के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत सामने रखे हुए ज्वेलरी बॉक्स की तरफ देखा जो वो वहाँ पर सिर्फ शो करने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि उन्हें कन्फर्म था कि परीक्षा की खीर बर्बाद करने के बाद उन्हें वो गिफ्ट तो परीक्षा को देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तनिष्क के एक्सप्रेशंस देखकर वो हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत चम्मच में खीर ली और टेस्ट किया तो उनकी भी आंखें बड़ी हो गई। वो खीर सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उनके एक्सप्रेशंस देखकर परीक्षा के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो मिसेस जिंदल की तरफ देखते हुए बोली, उस दिन आप कुछ बोल रही थी ना मॉम, आई मीन रस्मों के बारे में कुछ बोल रही थी कि मुझे आसरा भाई की कंपनी के इनॉग्रेशन पर मेरी फैमिली की तरफ से शगुन मिलना चाहिए था। अब उन्होंने तो मुझे कोई शगुन नहीं दिया, लेकिन आप तो मुझे मेरी पहली रसोई पर शगुन देंगी ना? उसकी बात सुनकर मिसेस जिंदल गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। तनिष्क तुरंत बोला, हाँ हाँ परीक्षा, क्यों नहीं मॉम, ये ज्वेलरी बॉक्स तुम्हारे लिए ही तो लेकर आई हैं। ये बोलते हुए उसने भी सामने रखे हुए ज्वेलरी बॉक्स की तरफ देखा। परीक्षा ने खुद ही वो बॉक्स उठाया और बोली, सीरियसली मॉम, आप ये मेरे लिए लेकर आई हैं? थैंक यू सो मच। ये बोलते हुए उसने वो बॉक्स खोला और फिर उसमें रखे हुए नेकलेस को देखने लगी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा नहीं था कि परीक्षा ने कभी ऐसी ज्वेलरी नहीं देखी थी, उसने तो इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और रॉयल ज्वेलरी देखी थी और उसके पास वो सारी ज्वेलरी कलेक्शन भी थी। लेकिन मिसेस जिंदल की तरफ से ये ज्वेलरी लेना मतलब उनके दिल का टुकड़ा अपनी पॉकेट में डाल देना, और ये मौका भला ये कैसे छोड़ सकती थी जब खुद मिसेस जिंदल ने उसके साथ पंगा लिया। उसने अच्छी खासी खीर बनाई थी, लेकिन उन्होंने वो खीर बर्बाद करने की कोशिश की, तो परीक्षा भला उन्हें हल्के में कैसे छोड़ सकती थी। वो तुरंत उस नेकलेस को पहनकर मिसेस जिंदल को दिखाते हुए बोली, ये मेरे गले में कैसा लग रहा है मॉम? मिसेस जिंदल मुंह बनाते हुए बोली, इस खीर से तो अच्छा ही लग रहा है। परीक्षा झट से बोली, कोई बात नहीं मॉम, अगर आपको ये खीर ज़्यादा पसंद नहीं आई तो इट्स ओके, अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर बनाऊंगी। रीवा चुपचाप उन लोगों की तरफ देख रही थी। उसने भी अब साइड में रखा हुआ ज्वेलरी बॉक्स उठाया जिसमें एक ब्रेसलेट था। उसने खीर खाने के बाद वो बॉक्स परीक्षा की तरफ बढ़ाया और बोली, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए परीक्षा। परीक्षा हल्का सा मुस्कुराई। अभी उसे रीवा के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो उससे अच्छे से ही बात कर रही थी। अगर उसे जरा सी भी खबर होती कि उसकी फैमिली की खुशियों को बर्बाद करने के पीछे रीवा का हाथ है, तो अब तक तो वो खुद ही रीवा की अक्ल ठिकाने लगा चुकी होती। परीक्षा ने वो बॉक्स लिया और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। रीवा मुस्कुराई और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। परीक्षा की नज़रें अब तनिष्क पर ठहर गई थी। वहीं तनिष्क ने हल्की सी अपने नज़रें अपने बेडरूम की तरफ घुमाई, जिसका मतलब साफ था कि वो उसे उसकी पहली रसोई का गिफ्ट बेडरूम में देने वाला था। परीक्षा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद तनिष्क और रीवा डाइनिंग टेबल से जा चुके थे और अब वहाँ पर सिर्फ परीक्षा और मिसेस जिंदल थे। मिसेस जिंदल अपने रूम में जाने लगी, लेकिन परीक्षा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोली, एक्चुअली मॉम, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मिसेस जिंदल ने गुस्से से कहा, कैसी बात? परीक्षा ने अपना चेहरा झुकाकर कहा।
वो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती थी। मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की थी ना कल, और अब वो सब कुछ तो मैं बस यही कहना चाहती थी कि हम दोनों सब कुछ भूल कर आगे बढ़ते हैं ना। ना आपके दिल में मेरे लिए कोई गिला शिकवा और ना ही मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला शिकवा। मिसेज जिंदल उसे गहरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगर तुम मेरे कहे मुताबिक चलने को तैयार हो तो मैं भी सब कुछ बोलने को तैयार हूँ, लेकिन इतना जान लो कि ये घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। मैं जब जो तुमसे कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। और आज ही तुम अपनी फैमिली को फ़ोन करो और उन्हें कहो कि तुम्हें राणा प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। परीक्षा मुस्कुराई और बोली, जी मॉम, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब हम दोनों का रिश्ता एक नई शुरुआत करने वाला है, तो क्यों ना ये शुरुआत मीठे से ही की जाए। आई नो आपको मेरी बनाई हुई खीर ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन आप मेरे हाथ से एक चम्मच खीर तो खा ही सकती हैं ना। मिसेज जिंदल ने कुछ नहीं कहा। परीक्षा उनकी बात सीधा सीधा मान रही थी, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बस अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिला दिया। अगले ही पल परीक्षा डाइनिंग टेबल पर बाउल में रखी हुई खीर उठाकर उनके पास लेकर आई और फिर चम्मच भरकर उनके होठों की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आज से आप मेरी प्यारी सासू माँ और मैं आपकी प्यारी बहू रानी। लीजिए, इस नए रिश्ते की मीठी शुरुआत कीजिए। उसकी बात सुनकर मिसेज जिंदल ने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए उस खीर को खा लिया, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें बड़ी हो गई। जब उन्होंने पहले खीर को टेस्ट किया था तो वो खीर एकदम मीठी चाशनी थी, लेकिन अब जो खीर उनके मुंह में थी वो बहुत कड़वी थी, उसमें पूरा नमक भरा हुआ था। उनका मुंह एकदम बिगड़ चुका था और वो गुस्से से परीक्षा की तरफ देख रही थी। उन्होंने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर रखा नैपकिन उठाया और वो सारी खीर उसमें थूक दी और गुस्से से परीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी कड़वी खीर खिलाने की। ये बोलते हुए उन्होंने जैसे ही परीक्षा पर अपना हाथ उठाना चाहा, परीक्षा ने तुरंत उनकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और बोली, अगर चाहूँ तो अभी इस कलाई को ककड़ी की तरह मरोड़ सकती हूँ, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना लिहाज करना मुझे आता नहीं है। मैं दिखती सीधी साधी सी हूँ, तो आपने तो मुझे हल्के में ले लिया। पहले ही कहा था मैंने आपसे कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए बेहतर होगा आप भी अपने दायरे में रहें, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात ही समझ में नहीं आई। पर कोई बात नहीं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता उन्हें परीक्षा राणा अपनी बात समझाना बहुत अच्छी तरह से जानती है। मिसेज जिंदल गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ देख रही थी। परीक्षा एक बार फिर से बोली, मेरी बनाई हुई खीर में नमक मिलाया था ना आपने। एक्चुअली मैं भी आपसे पूछ क्या रही हूँ, मुझे तो आपको कुछ दिखाना चाहिए। ये बोलते हुए उसने अब टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और फिर मिसेज जिंदल के सामने कर दिया, तो मिसेज जिंदल के होश उड़ गए। उसमें वो वीडियो चल रही थी जिसमें वो खुद उस खीर में नमक मिला रही थी। जैसे ही उन्होंने परीक्षा से वो फ़ोन लेना चाहा, परीक्षा ने तुरंत अपना फ़ोन पीछे की तरफ खींच लिया और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है सासू माँ। मिसेज जिंदल गुस्से से जबड़े कसते हुए बोली, अभी के अभी इस वीडियो को डिलीट करो। परीक्षा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैं तो ये वीडियो मिस्टर जिंदल को दिखाने का सोच रही थी। मिसेज जिंदल का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो गया। परीक्षा अब उन्हें गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, ये आखिरी बार था जब मैं आपको सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ। अगर आइंदा आपने मेरे साथ इस तरह की कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की ना, तो ये वीडियो मैं सिर्फ मिस्टर जिंदल को नहीं दिखाऊंगी, बल्कि सीधा अपने डैड को दिखाऊंगी और उन्हें कहूँगी कि प्रॉपर्टी के चक्कर में आप मेरे साथ ये सब हरकतें कर रही हैं। फिर वो आपको ऐसी प्रॉपर्टी देंगे ना कि आप पूरी ज़िंदगी उस प्रॉपर्टी को लेकर रोती रहेंगी। ये बोलकर वो कुछ पल उन्हें यूं ही गुस्से से देखती रही और फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। मिसेज जिंदल की गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई थी। वो खुद से ही बोली, कल की आई लड़की और मुझे इस तरह से धमका कर गई है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही घर पर मेरे ही सामने अपनी जुबान चलाने की। अब तुम देखती जाओ परीक्षा राणा, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर बेहद सातिर एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन पखुड़ी ने आश्रय को खाना खिलाया, तो आश्रय ब्रेकफास्ट करने के बाद राणा मेंशन से चला गया।
उसे अपने ऑफिस जाना था, लेकिन अब पंखुड़ी की गहरी नज़रें पंक्ति पर थी, जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर उसके सामने बैठी थी और उसके साथ ही सृष्टि भी बैठी थी, क्योंकि इस वक्त सृष्टि पंक्ति को अकेला छोड़कर वहां से जा ही नहीं सकती थी। जिस तरह से पंखुड़ी तकरीबन आधे घंटे से उसे घूर रही थी, वो जानती थी कि अगर वो पंक्ति को वहां पर अकेला छोड़कर गई तो पंखुड़ी तो उसे कच्चा चबा जाएगी। लेकिन अब पंखुड़ी अपनी जगह से उठी और फिर पंक्ति के पास आकर बिल्कुल के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, देखो तुम मेरी देवरानी हो तो देवरानी बनकर रहो, मुझसे ना पंगा मत लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक तो मेरी सासू माँ पर अपनी नज़रें मत डालना। पंक्ति ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं डालूंगी। पंखुड़ी अभी भी सर्द आवाज में बोली, और खबरदार अगर मेरे खट्टे नींबू के साथ कहीं पर भी गई तो। पंक्ति ने एक बार फिर से अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, वेरी गुड, वैसे तुम लड़की बहुत अच्छी हो, बिल्कुल क्यूट सी हो। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए एक बार फिर से बोली, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं आश्रय देवर जी से कहूँगी कि वो तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाएं, लेकिन मेरी बात याद रखना, गलती से भी मेरे खट्टी नींबू के साथ कहीं मत जाना। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर पंखुड़ी वहां से उठकर सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ मुझे भूख लगी है, आप मेरे साथ किचन में चलिए ना, हम मेरे लिए सैंडविच बनाएंगे। सृष्टि दबी हुई मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देख रही थी। सच में कितनी चालू हो गई थी पंखुड़ी, वो सृष्टि को अकेले पंक्ति के साथ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए अभी कुछ वक्त पहले उसने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन फिर भी अब उसे दोबारा भूख लग गई थी। वो अपनी जगह से उठी और बोली, क्यों नहीं, अगर तुम्हें मेरे हाथों से बने हुए सैंडविच खाने हैं तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बनाऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए बना कर लेकर आती हूँ। पंखुड़ी तुरंत सृष्टि के सीने से लग गई और बोली, मेरी प्यारी सी सासू माँ। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का गाल चूम लिया। पंक्ति अपना निचला होठ निकालते हुए उसकी तरफ देख रही थी, जैसे एक बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ अपने पास लेकर दूसरों को चिढ़ाता है। इस वक्त पंखुड़ी पंक्ति को बिल्कुल वैसे ही चिढ़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस राणा इंडस्ट्रीज में अपना काम जल्दी से ख़त्म कर रहा था, क्योंकि वो यूं ही पंक्ति को नहीं बोल सकता था कि उसे शॉपिंग पर जाना है। वो सच में पंक्ति के साथ शॉपिंग पर जाने भी वाला था, और जो लोग पहले ही जल भूनकर गुस्से से लाल होकर घूम रहे थे, वो उन्हें अब पूरी तरह से जलाकर राख करने वाला था। दोपहर के तकरीबन 2 बजे प्रांस की गाड़ी राणा मेंसर में एंटर हुई और बाहर पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाने के बाद प्रांस गाड़ी के अंदर बैठा ही बार बार हॉर्न बजाने लगा। उसे पंक्ति का इंतजार था ताकि पंक्ति बाहर आए और वो उसके साथ शॉपिंग के लिए जाए, लेकिन तकरीबन 5-7 मिनट लगातार हॉर्न बजाने के बाद भी पंक्ति बाहर नहीं आई, बल्कि प्रांस की नज़र अब बाहर गार्डन एरिया में वार कर रही पंखुड़ी पर गई, जिसके हाथ में प्लेट थी और उस प्लेट पर ऑरेंज की स्लाइसेस रखी हुई थी, जो पंखुड़ी बड़े स्वाद से लेकर खाए जा रही थी। प्रांस को हॉर्न बजाते हुए देख पंखुड़ी के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। तभी वो चलते हुए प्रांस के पास आई और उसकी तरफ देखकर मुंह बनाने के बाद वापस गार्डन एरिया की तरफ जाने लगी। वो ऐसे शो कर रही थी जैसे वो वहां पर वॉक करती करती आई हो। प्रांस के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने अपनी विंडो डाउन की और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। पंखुड़ी ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, यस। प्रांस उसकी सदा पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? पंखुड़ी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोली, जी ज़रूर, बताइए आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए? प्रांस भी मुस्कुराते हुए बोला, अंदर से पंक्ति को बुला दीजिए ना, मुझे उसके साथ शॉपिंग पर जाना है। पंखुड़ी भी एटीट्यूड से बोली, करने को तो मैं ये काम कर देती, लेकिन मुझे नहीं लगता पंक्ति आपके साथ कहीं पर जाएगी। वेल, फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो आप 2-4 बार और हॉर्न बजा सकते हैं। ये बोलकर वो वापस अपना चेहरा गार्डन एरिया की तरफ घुमाते हुए वहां से चली गई और प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो गाड़ी से निकलते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ पंक्ति मेरे साथ कैसे नहीं जाती। ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ रहा था।
वहीं दूर खड़ी पंखुड़ी अपनी तिरछी नज़रों से उसे देख रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, जाइए अंदर से आइए, मुझे तो शॉपिंग पर लेकर नहीं जाते और उस पंक्ति को शॉपिंग पर लेकर जाएंगे आप। मैं भी देखती हूँ वो कैसे आपके साथ शॉपिंग पर जाती है। अगर वो गई तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम लाल नजर आ रहा था। वहीं प्रांस अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़रें रागिनी पर गई, जो इधर उधर टहलते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, पंक्ति कहाँ है? रागिनी उसकी आवाज़ सुनकर ही डर गई थी। उसके हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। वो तुरंत बोली, वो तो अपने कमरे में होगी। प्रांस तुरंत बोला, जाइए जाकर बुलाकर लेकर आइए। रागिनी जो पहले ही सारा माजरा जानती थी, वो तुरंत बोली, कयामत आ जाएगी प्रांस, ऐसा मत करो। वो पहले ही गुस्से में आग का शोला बनकर घूम रही है। अगर तुम सच में पंक्ति को शॉपिंग के लिए मार्केट लेकर गए तो पूरा राणा मेंशन जला देगी वो। रहने दो ना ये जलाना जलाना। जाओ जाकर उसे अपनी गोद में उठाओ और सीधा रूम में ले जाओ। तुम लोगों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। प्रांस ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और बोला, एक काम कीजिए, गारंटी तो नहीं, आप यहीं खड़ी रहिए, मैं पंक्ति को खुद बुला लूँगा। ये बोलकर वो सीधा पंक्ति के रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं पंक्ति बेड पर बैठी थी और अंदर ही अंदर सिमट रही थी। उसने बाहर बजते हुए हॉर्न सुने थे और उसे पता था कि ये कोई और नहीं प्रांस ही होगा, लेकिन उसकी बाहर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पंखुड़ी का डर उसके अंदर बैठा हुआ था। तभी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो एकदम से कांप गया। प्रांस दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, मैं हूँ, अंदर आ जाऊँ? पंक्ति तुरंत अपनी जगह से उठी और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ प्रांस भाई, आप अंदर आइए ना। उसकी बात सुनते हुए प्रांस अंदर की तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, वेरी गुड, तुम तैयार हो गई ना? चलो, हमें देरी हो रही है। पंक्ति की सांसें जैसे थमने को हो गई। उसकी आंखों के सामने पंखुड़ी का चेहरा घूम रहा था। वो धीमे से बोली, भाई वो मेरा मेरा मतलब है आप। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और प्रांस बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि जरूर उसे पंखुड़ी ने धमकाया है। वो उसके पास आया और उसकी कलाई पकड़कर बोला, अगर किसी ने तुम्हें डराया धमकाया है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है पंक्ति। मैं सिर्फ तुम्हारा जेठ नहीं हूँ, तुम्हारा भाई भी हूँ। और मुझे नहीं लगता एक भाई अगर अपनी बहन को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। उसकी बात सुनकर पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। प्रांस की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो अब मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर की तरफ आ गई। रागिनी ने जब उन दोनों को बाहर निकलते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो लगा था कि डर के मारे पंक्ति कहीं दुबक कर बैठ गई होगी, लेकिन यहाँ तो वो प्रांस के साथ बाहर की तरफ जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तंस पंखुड़ी के पास आया और बोला, आप मेरे साथ पिज़्ज़ा डेट पर कब चलेंगी भाभी? आई मीन छोड़िए ना बड़े भैया को, हम लोग अपना एंजॉय करने चलते हैं ना। मैंने रिया को भी कॉल करके बुला लिया है। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र अंदर से बाहर आते हुए प्रांस पर गई, जिसने पंक्ति का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी वो फटी हुई आंखें देखकर अब पंखुड़ी ने भी पलटकर पीछे की तरफ देखा। अभी भी उसके हाथ में वो प्लेट थी जिसमें ऑरेंज की स्लाइस रखी हुई थी और अब प्रांस और पंक्ति को देखते हुए सबसे पहले उसके हाथ से वो प्लेट लुढ़क गई और सारा ऑरेंज नीचे गिर गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। जिस तरह से प्रांस ने पंक्ति का हाथ पकड़ा हुआ था ऐसा नहीं था। प्रांस भी बहुत बार उसे इस तरह से उसका हाथ पकड़कर जगह जगह पर लेकर गया था, लेकिन पंखुड़ी को अब वो सब कहाँ याद रहने वाला था। उसने अपना निचला होठ बाहर की तरफ निकाला हुआ था। उसके माथे पर सिकन साफ नजर आ रही थी। वहीं गाड़ी में बैठते वक्त पंक्ति की नज़रें पंखुड़ी पर गई और जैसे ही उसने पंखुड़ी का गुस्से से लाल होता हुआ चेहरा देखा, उसने तुरंत पंखुड़ी पर से अपनी नज़रें हटा ली और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। वहीं प्रांस के चेहरे पर भी डेविल स्माइल थी और अब पंखुड़ी की नज़रें प्रांस पर गई। उन दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली और नज़रों ही नज़रों में एक तकरार हुई और प्रांस तिरछा मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गया। देखते ही देखते उसकी गाड़ी राणा मेंशन से बाहर जा चुकी थी। तंस पंखुड़ी के पास आया और बोला, मुझे लगता है भाभी आज का प्लान हमें कैंसिल।
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, अभी इसी वक्त मुझे शॉपिंग पर जाना है तंस देवर जी, मुझे शॉपिंग पर लेकर चलिए। और अगर आप मुझे शॉपिंग पर नहीं लेकर गए ना तो मैं रिया से आपकी शादी कैंसिल करवा दूंगी। तंस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो जल्दी से बोला, ऐसी मेहरबानी मत करना भाभी, आपको शॉपिंग क्या, आपको जहाँ जाना है मैं आपको लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। इंतज़ार किस बात का, आइए हम अभी चलते हैं। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तंस के साथ गाड़ी में बैठकर राणा मैंसन से निकल गई। कल का पार्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जब तीनों तिकड़ी माल में मिलेगी तो क्या धमाल होगा, देखिएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।